अयोध्या राम मंदिर, रफाल जेट केस या फिर आसाम एनआरसी केस, इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई कर फैसला देने के बाद सीजीआई के पद से इस्तीफे के 4 महीने बाद हमने रंजन गोगोई को राज्यसभा ज्वाइन करते हुए देखा। तब भी सवाल उठा था कि अदालत के लोग इस तरह से राजनीति में कैसे आ रहे हैं। दर्शकों, इसी तरह से हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव को भी देखा था, जिन्होंने पिछले साल विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर एक सिटिंग जज ने कहा था कि ये जो देश है वो मेजॉरिटी के आधार पर यानी बहुसंख्यक के आधार पर चलेगा, और इस कार्यक्रम में उन्होंने कट मूल्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये सिटिंग जज ने किया था। और भी कई उदाहरण मैं आगे इस वीडियो में आपको दूंगा, जहां पर हमने कई लोगों को रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए जजेस को देखा है। लेकिन शायद ये पहली बार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही एक महिला अब बॉम्बे हाईकोर्ट की जज बनने जा रही है। पिछले 10-12 सालों में दर्शकों, अदालतों को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। जज लोया से लेकर गोगोई तक तमाम तरीके के हमने जजेस देखे हैं, तमाम तरीके के फैसले देखे हैं। लेकिन इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही आरती साठे को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के लिए रेकमेंड करने का जो फैसला सामने आया है वो आश्चर्यजनक है। विपक्ष की ओर से इसे लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आरती साठे पिछले 20 साल से लॉ करते आई हैं, वो इसकी जानकार हैं। यहाँ पर सवाल आरती साठे के परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर या फिर उनके एक्सपीरियंस को लेकर नहीं है दर्शकों। यहाँ पर सवाल है आरती साठे के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने को लेकर। ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जहाँ पर आरती साठे को जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया था तब ये तस्वीर साझा की गई थी। इसके साथ ही साथ अरुण साठे जो आरती साठे के पिता हैं, वो भी 20-25 साल से वो भी एक जाने माने वकील रह चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए शख्स रह चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के पद पर भी रह चुके हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से अब विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी में बतौर प्रवक्ता रह चुकी महिला को आप बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाएंगे तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी फैसला उनकी ओर से दिया जाएगा वो निष्पक्ष होगा? इस तरह के जो तमाम सवाल हैं और जो तमाम चीज़ें दर्शकों सामने आई हैं, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले से हमने देखा है कि हमारे देश में ईडी, आईटी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। किस तरह से एक तरफा निर्णय होता आया है इन तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ से, ये हमने देखा है। और इस सब के बीच में अब अदालत को लेकर भी जिस तरह से सवाल उठने लगे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्या इससे अदालतों को लेकर लोगों के बीच में भरोसा कम नहीं होगा? आज इन तमाम मुद्दों पर दर्शकों हम चर्चा करेंगे। हम उसी देश में रहते हैं जहां पर उमर खलीद से लेकर शर्जील इमाम तक इन लोगों को बेल भी नहीं मिलता है, और कई मामलों में जो कॉन्विक्ट है राम रहीम, उसे बार बार पैरोल पर छोड़ा जाता है। इसमें हम इंसाफ की क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दर्शकों, हाल ही में हमने राहुल गांधी के एक मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट के ही जज को एक टिप्पणी देते हुए सुना था, जब ये भारत चीन सीमा विवाद का मामला चल रहा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा था कि क्या राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं या नहीं। अगर वो होते तो इस तरह का सवाल उनकी ओर से नहीं उठाया जाता। इसे लेकर लगातार विवाद चल भी रहा था। ये भी पूछा जा रहा था कि क्या सिटिंग जज को इस तरह के सवाल पूछने चाहिए। अदालत को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस सब के बीच में 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक प्रपोजल पारित किया, जिसमें उन्होंने आरती साठे सहित और 2 लोगों को, कुल मिलाकर 3 लोगों को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज अपॉइंट करने की बात कही। 28 जुलाई को यह मामला सामने आया और 29 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस से जो सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और पूछा कि क्या ये वही आरती साठे तो नहीं है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बनाया था। 2023-2024 में आरती साठे प्रवक्ता थी। इसके बाद 5 अगस्त को एनसीपी शरद पवार गुट के जो विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ट्वीट कर इस मुद्दे को उठाया और पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन रही महिला को अगर आप बॉम्बे हाईकोर्ट में जज बनाते हैं तो क्या इंसाफ मिलेगा?
यहाँ पर जो सवाल उठाए गए हैं, फिर मैं कह दूं, इनकी उपलब्धियों को लेकर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, ये याद रखिए बार बार। इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इसी की वजह से ये पूछा जा रहा है कि क्या बतौर जज, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से कई सालों से जुड़ी रही हैं, उनके पिता कई सालों से जुड़े रहे हैं, क्या वो इम्पार्शियल रहेंगी या नहीं, इसे लेकर कहीं ना कहीं दर्शकों विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा है। और क्या इनकी ओर से जो फैसले दिए जाते हैं उसमें कोई बायस, कोई एक तरफा झुकाव तो नज़र नहीं आएगा, ये पूछा जा रहा है। अब इसे क्यों पूछा जा रहा है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब हम महाराष्ट्र से इसकी बात कर रहे हैं। ये वही राज्य है जहाँ पर हमने देखा है शिवसेना बनाम शिवसेना का आज तक फैसला नहीं आ पाया है। एकनाथ शिंदे के सहित पहले सूरत, गुवाहाटी और गोवा जाने वाले जो विधायक थे, उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर आज तक फैसला नहीं आया हुआ है। एनसीपी बनाम एनसीपी को लेकर आज तक फैसला नहीं आया हुआ है। विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग को लेकर किए गए तमाम सवालों पर आज तक फैसला नहीं आया हुआ है। और इस सब के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही आरती साठे को आप बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के पद पर लेकर जाते हैं, तो विपक्ष की ओर से सवाल तो पूछा ही जाएगा। दर्शकों, इन तस्वीरों को आप देखिए, ये आरती साठे की जो तस्वीर है वो वायरल है, जहाँ पर जब उनको प्रवक्ता बनाया गया था तो वो हाथ जोड़कर कह भी रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बीजेपी स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है। और इसी तमाम तरीक़ों के सवाल अब उठ रहे हैं, विपक्ष के तमाम लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को मॉनसून सत्र में लोकसभा में उठाने की भी कोशिश की जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी डिफेंस मोड में आते हुए नजर आ रही है। दर्शकों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ पत्र साझा किए गए, कुछ जारी किए गए और बताया गया कि आरती साठे जो हैं उन्होंने जनवरी 2024 में ही न केवल अपने पद यानी स्पोक्स पर्सन के पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो प्राइमरी मेंबरशिप थी उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्हें जज बनाया गया है। ऐसे में इसे लेकर सवाल उठाना गलत है, इसे सही भी मान लें। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आरती साठे को 20 साल के लॉ का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके बावजूद क्या केवल 1-1.5 साल पहले तक जो पार्टी से जुड़ी रही थी और केवल 1-1.5 साल बाद आपको बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाना, क्या इतना समय काफ़ी है आपको किसी राजनीतिक पार्टी से दूर रहने से? इसके साथ ही जैसे उनके पिता के बारे में मैंने आपको बताया, अरुण साठे के बारे में, कि वो जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के पद पर वो रह चुके हैं। इन तमाम सवालों को लेकर सवाल ये उठता है कि क्या सिस्टम के ऊपर लोगों का भरोसा इस तरह की नियुक्ति की वजह से कम नहीं होगा? और पिछले भी, अगर मैं अतीत की बात करूं, ज़रूरत से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर सबूत या गवाह दे सकता हूँ, एविडेंस दे सकता हूँ, जिसके वजह से ये साबित हो सकेगा कि सिस्टम को पहले से खोखला किया जा रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई के बारे में तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग लगातार देखते हैं कि किस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जाता है। तो भी कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ जिससे आप समझ सकें कि सिस्टम को लेकर पहले से किस तरह से लोगों के बीच में भरोसा कम हुआ है, उसके कैसे सबूत मौजूद हैं और उस सब के बीच में ये नियुक्ति की गई है। शुरुआत हम करते हैं बीईएल से, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये वो कंपनी है दर्शकों जो ईवीएम की मशीन बनाती है। और आपको पता है, इस तस्वीर को आप देखिए, जब इनकी ओर से कुछ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, उसमें एक डायरेक्टर का नाम जो इनकी ओर से दिया गया था, मनसुख भाई कटारिया, ये नाम दिया गया था। और ये जो मनसुख भाई कटारिया हैं, ये राजकोट से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। तो आप सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को आप एक ऐसी कंपनी जिसका काम है ईवीएम बनाना, उसमें अगर डायरेक्टर के पद पर रखते हैं, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या सिस्टम पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या अंदर से सिस्टम को खोखला करने की इसकी कोशिश आप नहीं देखेंगे? इसी तरह से हाल ही में हमने आपको बताया था, फिर बता दूं, कि जब मालेगांव मामले में जब पूरी सुनवाई हुई और तमाम लोगों को इस पूरे मामले में, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर तमाम कर्नल पुरोहित से लेकर हर किसी को निर्दोष बताया गया था, उस दिन भी मैंने आपको बताया कि कैसे 2014 में सरकार बदलने के बाद इस पूरे मामले में जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी रोहिणी सालियन, उन्होंने बताया था कि कैसे एनआईए उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से ना ले और इन तमाम आरोपियों पर सॉफ्ट हो जाए, यानी उन्हें लेकर इस मामले को ज़्यादा ना बढ़ाएं। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग किया था। उसके बाद 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। 2025 में अब इन तमाम लोगों को अदालत ने निर्दोष साबित कर दिया। ईडी की भी बात करते हैं। हाल ही में इस ट्वीट को देखिए, साकेत गोखले की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जहां पर उन्होंने जब सवाल पूछा तब पता चला कि पिछले 10 सालों में
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की ओर से कुल मिलाकर 5,892 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से केवल 1,398 मामले अदालत तक गए। इसमें से 77% मामलों में ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है और केवल 8 ऐसे मामले हैं जिसपे कहीं ना कहीं जो फैसला है वो 10 सालों में आया हुआ है। केवल 8 मामले दर्ज किए गए थे, 5,892 मामले। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मामले किसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। ये मामले विपक्ष के खिलाफ दर्ज किए गए थे। उसमें से जो लोग सत्ता पक्ष के पास आए वो बच गए, बाकी लोग जैसे कि संजय राउत, मनीष सिसोदिया, अनिल देशमुख जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं आए, उन्हें ईडी ने जेल के पीछे भेजा। कई महीनों तक वो जेल के पीछे रहे। ये जो तमाम उदाहरण है दर्शकों, ये दर्शाते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो अंदर से कितना सड़ चुका है, अंदर से कैसे उसे दीमक लग चुका है। इस सब के बीच में क्या अब एक और जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसे लेकर भी सवाल उठाया जाएगा, और इसे लेकर भी कम सबूत मौजूद नहीं है। मैं आपको इसके भी सबूत दे देता हूँ। जज लोया की बात कितने बार हम आपके सामने रख चुके हैं कि कैसे एक जज की मौत हो जाती है, उसे लेकर सवाल लगातार उठाए जाते हैं, लेकिन आगे कोई सुनवाई नहीं होती है। इतना ही नहीं, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में जो जज थे उनकी एक रिटायरमेंट पॉलिसी के तौर पर जाते हैं। आइए उसका भी सबूत मैं आपको देता हूं। मैंने आपको रंजन गोगोई के बारे में तो बता ही दिया था, अब रोहित आर्या के बारे में बताता हूं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ये जज थे और रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। रोहित आर्या जो जज थे उन्हें जाना जाता है मुनव्वर फारूकी के मामले में। उन्होंने मुनव्वर फारूकी को मध्य प्रदेश में बेल नहीं दिया था, उनके बेल को डिनाई किया था। वो रिटायर होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। इसी तरह से हाईकोर्ट के जज थे अभिजीत गंगोपाध्याय। कई लोग तो रिटायरमेंट का इंतज़ार करते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। अभिजीत गंगोपाध्याय जो हैं रिटायरमेंट के 5 महीने पहले ही वो इस्तीफा दे देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और फिर तमलुक लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर और चुनाव जीतते भी हैं। अब इन्हें भी जाना जाता है ममता बनर्जी को लेकर कड़े शब्द वहां पर बतौर सिटिंग जज उठाने के लिए। जब जॉब स्कैम केस की ये सुनवाई कर रहे थे तब तो उन्होंने अभिषेक बनर्जी को लेकर मीडिया में सिटिंग जज होते हुए भी कंट्रोवर्शियल बयान दिए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें झाड़ा था। लेकिन रिटायर होने से पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इस तरह के तमाम लोग आपको मिल जाएंगे। इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को आप जज बनाएंगे तो क्या सही, अनबायस्ड और मुद्दों के आधार पर फैसला हो पाएगा। इस तरह के कई सवाल लगातार मौजूद हैं। मैंने तो जस्टिस शेखर कुमार यादव के बारे में आपको बता ही दिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में एक सिटिंग जज जाते हैं और वहाँ पर कट मुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये भारत के लोकतंत्र में क्या इसकी इजाज़त किसी अदालत की ओर से दी जा सकती है? इसी तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश जलने वाले वीडियो सामने आए थे, भूलिएगा मत। इन तमाम मुद्दों के बाद आप देखेंगे कि अदालत को लेकर सवाल उठते आए हैं। और तो और जो पूर्व सीजेआई थे, सीजेआई चंद्रचूड़, उन्होंने तो अयोध्या का फैसला देते हुए उन्होंने कहा था उससे पहले कि मैंने भगवान की पूजा की और उसके बाद इस फैसले को सुनाया, भगवान से पूछ कर इस फैसले को सुनाया ताकि मैं इसका फैसला दे सकूं। ये तमाम चीज़ें और जज लोया का मामला को अगर आप देख लें तो अदालत भी जो है वो कटघरे से बाहर नहीं जाती है दर्शकों। और इसलिए ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एक एक करके सभी सिस्टम के अंदर के जो लोग हैं उन्हें आप खोखला कर देंगे। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, पुलिस या फिर दूसरे जगह पर लोग किस तरह से, यह हमने देख लिया। जजेस को लेकर सवाल उठ ही रहे हैं। लेजिस्लेटिव में किस तरह से आप दूसरे पार्टी के लोगों को खरीदते हैं, गिराते हैं, ईडी आईडी सीबीआई की धमकी देते हैं, वो भी हमने देख लिया। और मीडिया की तो आपको क्या हालत बताऊं, गोदी मीडिया को तो आप देखते ही हैं। वो तो अभी इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान में कराची तक पहुँच गए थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। तो ये जो चारों स्तंभ हैं, अगर उससे आप अंदर से खोखला करने की कोशिश करेंगे दर्शकों, तो फिर क्या लोकतंत्र को लेकर सवाल नहीं उठाया जाएगा? यही सवाल जो है विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि महज 1-1.5 साल पहले रिज़ाइन करने की वजह से क्या इस नियुक्ति को अदालत या फिर बाकी लोग सही मानते हैं या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है वो फिर से मैं कह दूं क्वालिफिकेशंस को लेकर नहीं, उनके बैकग्राउंड को लेकर उठाया जा रहा है। 2016-17 के भी अगर आप वीडियोस देखेंगे कई सारे आपको मिल जाएंगे जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी को टीवी पर डिफेंड करते हुए नजर आई हैं। 2021-22 तक, 2023 में तो इनको प्रवक्ता ही बनाया गया था और 2024 में इन्होंने छोड़ा है। तो एक ऐसी महिला
जो अपने फील्ड में बहुत ताकतवर हैं, लेकिन लगातार टीवी पर, अखबारों में जो एक पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते हुए नज़र आती हैं, अगर उन्हें आप बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के पद पर नियुक्त करते हैं तो क्या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? और इस कर्व को आप देखिए, हम जज लोया से लेकर कहाँ पर आ गए हैं, इससे भी आपको भारत में लोकतंत्र की सेहत कैसी है ये समझ में आएगा। जो जानकारियाँ हमारे पास आई थी दर्शकों, उन तमाम जानकारियों को हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं ये ज़रूर बताइएगा। इस नियुक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें आपका इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।